अदिति, शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, कहता हुआ निखिल बाथरूम में घुस गया। लेकिन निखिल की बात पर हैरान सी वह कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक दरवाजा भड़ाक से बंद हो चुका था और तेज शावर चलने की आवाज आने लगी थी। एकाएक अदिति को तेज चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। वो टेबल का सहारा लेकर पलंग पर बैठ गई। वे दोनों पिछले 4 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इतने लंबे समय तक साथ रहते रहते अब वह निखिल से शादी के बारे में सोचने लगी थी। आदिकाल से वैवाहिक बंधन पुरुषों की फितरत को तो कभी भी नहीं बांध पाया था, पर अब तो सारे बंधन तोड़कर नई नई मिली आज़ादी का जश्न मनाती स्त्री भी पुरुषों के जीवन के इस मापदंड के समीकरण का हिस्सा हुई जा रही थी। अदिति भी बहुत खुशी से इस आज़ादी का जश्न मनाकर सभी तथाकथित पारंपरिक मान्यताओं को तोड़, माँ बाप की सलाह को दरकिनार कर, नाते रिश्तेदारों व समाज की परवाह ना कर, अपनी आर्थिक आज़ादी को अपनी शारीरिक व वैचारिक आज़ादी में पिछले 4 साल से तब्दील करने के लिए तत्पर थी। लेकिन फिर क्या हुआ? पिछले कुछ समय से वह इस आज़ादी से थकने क्यों लगी है? बिन बंधन की आज़ादी सम्मोहन क्यों नहीं लग रही है? क्यों कोई उलझन को उसने इतने सालों से निर्बाध चलते कदमों को अब ठिठकने के लिए मजबूर करने लगी है? पिछले साल में वह 2 बार गर्भपात करवा चुकी थी, लेकिन अब तीसरी बार ना जाने क्यों वह यह बात निखिल से छिपा गई। जब चौथा महीना शुरू हो गया तो निखिल को भी उसके शरीर में आए बदलाव का एहसास होने लगा। क्या कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया? एक दिन निखिल पूछ बैठा। उत्तर में वह चुप हो गई। लेकिन क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा अदिति? कैसे पालोगी इस बच्चे को अकेले? निखिल अकस्मात गुस्से में चिल्ला पड़ा। अकेले क्यों? हम दोनों का है तो हम दोनों ही पालेंगे। हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और मेरी समझ से तुम्हें इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं। निखिल गुस्से से खींचकर बोला। हम 4 साल से साथ रह रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए निखिल। वो फिर भी शांत रही। पर मुझे शादी नहीं करनी है। लिव इन रिलेशन में रहना शुरू करने से पहले ऐसी कोई शर्त तो नहीं थी हमारे बीच। निखिल ने उन दोनों के रिश्ते को पल भर में ही सच्चाई के कठोर धरातल पर पटक दिया। लेकिन निखिल, जो बच्चा हमारे बीच आ रहा है वो है तो हमारा ही। निखिल के गुस्से को देखकर भरसक अपने आवाज को नरम बनाकर बोली, मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं। ये तुम्हारा फैसला है। मेरे लिए सिर्फ भावुकता व उत्तेजनावश की गई कुछ कमजोर क्षणों का नतीजा है बस। तटस्थ व कठोर स्वर में अपनी बात कह निखिल मुंह फेर कर सो गया और वह निशब्द हल्की रोशनी में कमरे में नजर आ रहे सायों पर नजर गड़ाए अपने भूतकाल में की गई गलतियों के सायों से गड़मड़ाती भविष्य की तस्वीर से भयभीत हुई बैठी रह गई। अब क्या है जीवन? इसके आगे कानूनन उसका कोई अधिकार नहीं है निखिल पर। और अगर इस बच्चे का अधिकार हो भी तो क्या इतना सरल है साबित करना? इसमें उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति कितनी चरमरा जाएगी ये वो अच्छी तरह से जानती थी। पिछले कुछ समय से उन दोनों के बीच आने वाला बच्चा भयंकर मतभेद का कारण बन चुका था और आज उसकी परिणति निखिल के इस एक वाक्य में कहे फैसले ने कर दी थी कि शायद अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। लिव इन रिलेशन के रिश्ते का परिणाम इतना भयंकर हो सकता है, पर यह सच है। इसके लिए वह खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी थी। अपनी शक्ति को निखिल से लड़ने में खर्च करने के बजाय वह आगामी भविष्य पर अकस्मात लिख दी गई कठिन इबारत को पढ़ने का आशय अपने अंदर संजोने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। वह बहुत देर तक सोचती रही, कुछ फैसले लिए, कुछ फ़ोन किए और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह का नाश्ता निखिल बनाता था, डिनर की तैयारी अदिति करती थी। सुबह निखिल किचन में बिजी था कि अदिति अपना बैग और सूटकेस लेकर दूसरे कमरे से तैयार होकर बाहर निकली। टेबल पर नाश्ता रखते निखिल के चेहरे पर कई प्रश्न एक साथ लक्षित हो गए। तुम सही कहते हो निखिल, शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। निखिल के चेहरे पर टंगे प्रश्नों को दरकिनार कर अदिति बिना किसी लाग लपेट के बोली, लेकिन लेकिन मेरा मतलब। अपनी उम्मीद के विपरीत अदिति का रुख देखकर निखिल चौंक गया। मैं अपनी बचपन की दोस्त छवि के साथ शिफ्ट हो रही हूँ। मतलब कि तुम्हें शिफ्ट होना मंजूर है पर अबॉर्शन करवाना नहीं? निखिल व्यंग्य स्वर में बोला। मुझे अबॉर्शन करवाना है या नहीं ये फैसला तुम नहीं मैं करूँगी निखिल। हम दोनों लिव इन में रहें ये दोनों का फैसला था। कुदरत ने बच्चे पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी औरत के शरीर को दी है, जबकि इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं।
तुम्हारे लिए यह कुछ कमज़ोर छड़ों की भूल भर है, पर मैं पूछना चाहती हूँ निखिल कि क्या तुम भी किन्हीं कमज़ोर छड़ों की भूल का नतीजा हो? और अगर नहीं तो यह बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी क्यों नहीं है? मुझे चौथा महीना पूरा होने वाला है। अब या तो मैं अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को ख़त्म कर दूँ या अपनी आन पर खेलकर इसे जन्म दूँ। ये मेरी मर्जी है। अदिति शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली, एक पुरुष कुंवारा बाप बनने में शर्म महसूस नहीं करता तो एक स्त्री क्यों? कहकर अदिति बैग कंधे पर डाल सूटकेस खींचती हुई बाहर निकल गई। टैक्सी में बैठी अदिति का दिल व आंखें आंसुओं से सराबोर थे। इतना बड़ा फैसला लेना सरल नहीं था। थोड़ी देर बाद वह छवि के फ्लैट की घंटी बजा रही थी। छवि को देखते ही अपनेपन की उष्मा से पिछले कुछ दिनों से उसके अंदर जमी हुई बर्फ पिघलकर बाढ़ की तरफ तूफान मचाती हुई बहने लगी। छवि बहुत देर तक उसे गले लगाए पीठ सहलाते हुए आश्वासन देती रही, बस अदिति, आज रो ले, आज के बाद एक भी आंसू नहीं। जब लिव इन रिलेशन की व्यवस्था को स्वीकार करने की हिम्मत एक लड़की करती है, पुरुष की ही तरह परिणाम के लिए उसे भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि माँ बनना स्त्री के जीवन की कमजोर कड़ी है, जबकि पुरुष स्वच्छंद होकर भंवरा बना फिरता है। निखिल भी किसी न किसी दिन शादी कर ही लेगा, भले ही जीवन में आने वाली उसकी वह लाइफ पार्टनर इससे पहले किसी की लिव इन पार्टनर रह चुकी हो। पर जिस लड़की के साथ 4 साल रहा, जब उसके साथ जिंदगी बिताने की बात नहीं सोच पाया, तो किसी नए के साथ जो अपने स्याह अतीत की दुविधा को भी साथ लेकर आएगी, कैसे निभा पाएगा? तू बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। छवि जाकर 2 कप चाय बनाकर ले आई। अब बता, क्या करना चाहती है? निखिल से इस बच्चे का अधिकार पाने के लिए कानून की किताबों को खंगालना या अकेली माँ बनकर एक नई राह तलाशना? कौन सा रास्ता खुशी देगा, ये भविष्य की बात है। पर इतना जानती हूँ कि किसी इंसान से लड़ने से अच्छा है परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना। जीत गई तो तुझे सुकून मिलेगा, इंसान से जीत कर भी सुकून नहीं मिलेगा। तू ठीक कहती है छवि, मैं उस बात के लिए कमज़ोर क्यों बनूं, क्यों रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, जिसका कारण सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। अपनी शक्ति, अपनी हिम्मत, अपना पैसा उस उबड़ खाबड़ बियाबान रास्ते पर चलने में क्यों झोंकूं, जिसका अगर कोई समाधान निकलेगा भी तो तब तक मेरे जीवन का सारा रस सूख चुका होगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अब तो वही पुरानी अदिति लग रही है, जो परिस्थितियों की गुलाम नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाने की सोचती थी। और फिर थोड़ी सी परिस्थितियों का ही तो फर्क है अदिति। मैं शादीशुदा हूँ, पर बेटा हॉस्टल में है, पति 2 साल से विदेश गए हैं, मैं भी तो अकेली ही यहाँ जिंदगी जूझ रही हूँ। परिस्थितियों से निपटना व सामाजिक व्यवस्था और उसके बनाए दायरे से बाहर जाकर परिस्थितियों से निपटने में बहुत फर्क है छवि। बोलते बोलते अदिति की आंखों में 2 आंसू के बूंद आकर फिर अटक गए। जानती हूँ, पर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई नए दरवाजे भी खुलते हैं, बस खोलने की हिम्मत होनी चाहिए। चल अब कुछ खा ले और ऑफिस जा, छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद को कमज़ोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गईं। उसका आने वाला बच्चा अब उसके शरीर से टकराती नज़रों में सवाल बनकर उभरने लगा था, लेकिन उसने कुछ छिपाया नहीं। कई बातें छिपाने पर तनाव से गुजरना पड़ता है, इससे अच्छा है एक बार सच बोलकर खुद को शांत रखना। अदिति ने भी एक बार सबको सच बताकर सबका मुंह बंद कर दिया था। बच्ची का जन्म हो गया। अदिति के घर में पता चला, पर कोई उसे देखने भी नहीं आया। छवि ने औपचारिकता निभाते हुए निखिल को भी खबर दे दी, पर उसने भी पूरी तरह से बेरुखी दिखा दी। प्रीशा 1 साल की हो गई थी। छवि की जिद पर उसने ऑफिस के सहयोगियों व कुछ निजी दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे डाली थी। छवि रात को कमरे में आई तो अदिति एक हाथ से प्रीशा को सहलाती हुई चुपचाप आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पोंछ रही थी। अरे, ये आज फिर बिन बादल बरसात कैसे? क्या हुआ? कुछ नहीं, आंसू पोंछकर अदिति ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ तो है, मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? छवि उदासीन हो गई। नहीं, तुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। अदिति फिर पिघलने लगी। निखिल शादी कर रहा है, भर्राए गले से वह बोली। तेरा मन अभी भी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है? कैसे ना घूमेगा छवि, कहाँ छुटकारा पाऊंगी? वह नन्ही प्रीशा की तरफ एकटक देखते हुए बोली, इस डोर से तो बंधी हूं ना। छवि, शादी कितना बड़ा बंधन लगता है ना हमें। जब उस खूबसूरत बंधन में बंधने, निभाने व बुनियाद बनाने की उम्र होती है तो हम आज़ादी को चुन लेते हैं, लेकिन फिर यह बिना बंधन की आज़ादी का
मोह खत्म क्यों होने लगता है? विवाह एक बंधन ही सही, पर उस बंधन की आज़ादी का मोह आखिर इतना आकर्षित क्यों करने लगता है कि एक उम्र के बाद उसमें बंधने के लिए हर स्त्री पुरुष छटपटाने लगता है? कहाँ पर गलती होती है? कौन सी व्यवस्था सही है? अदिति की आंखें फिर बदरी बन बरसने लगी। ये सब सोचकर खुद को कोसने के बजाय एकजुट होकर भविष्य की तरफ देख। अब तो सिर्फ एक लड़की नहीं, माँ भी है प्रिशा की। एक सिंगल मदर जो आज के आधुनिक जीवन का एक जीता जागता सच है। इसलिए अकेली माँ के इस सच को स्वीकार कर जीवन को नए सिरे से स्वीकारने व संवारने, नए ढर्रे पर ढालने के लिए खुद को तैयार कर। अदिति, दूसरा मैं तुझे बताना चाहती थी कि 1 महीने बाद अविनाश भी वापस आ रहे हैं। छवि का इतना कहना काफी था। ठीक है, मैं जल्दी ही अपने लिए कोई व्यवस्था कर लूंगी। 1 महीने बाद अदिति एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अतीत को पूरी तरह भूलकर वह पूरी तरह से अब वर्तमान में जीकर भविष्य की तरफ देख रही थी। लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अलग होने की स्थिति में सिंगल मदर होना कोई गुनाह नहीं है और ना किसी को अपमानित करने या कमतर समझने का अधिकार है। उसे खुद का सम्मान करना सीखेगी तो कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यही सोचकर वह उमंगों व विश्वास के उड़ते छोरों को मजबूती से पकड़ जीवन राह पर फिर से बढ़ चली थी। लेकिन ऑफिस में वह मुश्किल साल भर पहले आया विभोर उसकी खींची लक्ष्मण रेखा को पार करने की गुस्ताखी जब तब कर बैठता। सावली रंगत, मध्यम कद काठी, साधारण सी शख्सियत व साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिरफिरे विभोर से वह जितना दूर जाना चाहती वह उतना ही उसे घेरता रहता। अभी नया नया ही तो बांधा था अदिति ने खुद को। उसके अरमानों पर बंधी ढीली सी ग्रंथि को कोई जरा सा सहारे की उंगली से आराम से खोल सकता था। हर वक्त खुद के बनाए मकड़ जाल में क्यों उलझी रहती हो? एक दिन तंग आकर विभोर सवाल कर बैठा। मकड़ी को शायद अच्छा लगता है अपने खुद के बनाए जाल में उलझे रहना। क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है? वो चिढ़कर बोली। ऐतराज ये है कि यदि मैं उस जाल के अंदर आने की कोशिश करूंगा तो डर है कि कहीं जान न गंवा बैठूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि मकड़ी ही उस जाल से बाहर आने की हिम्मत कर बैठे। ना तुम यह गुस्ताखी करो और ना मकड़ी का ही कोई अरमान है बाहर आने का, वह त्योरियां चढ़ाते हुए बोली। पर मैं फिर भी इंतजार करूंगा तुम्हारे बाहर आने का। क्यों खुद को सजा दे रही हो? बेबाक सा विभोर आज एकाएक संजीदा हो गया। अदिति उसकी संजीदगी से आंखें कान बचाती हुई घर चली आई, पर विभोर की बातें देर तक कानों में गूंजती रही। प्रीशा 3 साल की होने वाली थी। निखिल का फ्लैट छोड़ने के बाद उसकी निखिल से मुलाकात नहीं हुई थी। अभी तक उसने खुद को सचमुच अपने जाल में जकड़ रखा था। इसलिए विभोर की बचकानी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। पर पता नहीं आज उसके संजीदा स्वर में कैसी कसक थी कि भुलाए ना भूल रही थी। विभोर का भरा हुआ सा स्वर निरंतर उसके कानों में गूंजकर प्रतिध्वनित हो रहा था। विचलित सी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। यूं विभोर के लिए उसके दिल में किसी तरह की भी कोमल भावनाएं कभी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आज उसे समझने का नजरिया कुछ बदल जरूर रहा था। अपने ही ख्यालों में उलझी हुई सी वह बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गई। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। उसने फोन उठाकर देखा। इतने समय बाद स्क्रीन पर निखिल का नाम देखकर मानो शरीर का समस्त द्रव जम गया। सैकड़ों सवाल मस्तिष्क में कौंध गए। दुविधा में पड़ी वह फोन भी रिसीव नहीं कर पाई, लेकिन फोन एक बार बंद होकर फिर बजने लगा। अनेकों संशय मन में लिए उसने ना चाहते हुए भी यंत्रवत फोन उठा लिया। कैसी हो अदिति? उससे कोई उत्तर ना दिया गया। लंबे समय बाद निखिल की आवाज की उष्मा से वह जैसे मोमबत्ती की तरह पिघलने लगी थी। कोई उत्तर ना पाकर निखिल खुद ही बोलने लगा। उसकी आवाज गमगीन थी। तुम्हारे बिना रहना बहुत कठिन होता जा रहा है अदिति। तुम्हारी जिद से जिद में आकर मैंने रास्ता बदल तो लिया, लेकिन भावना के साथ एक दिन भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ। हर समय तुम ना जाने कैसे बीच में आ जाती हो और मैं अलग हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। अदिति की समस्त इंद्रियां श्रवण तंत्र बन गई। सांसें मानो अपना प्रवाह विस्मृत करने लगी। शरीर में कोई स्पंदन शेष ना था। वह पत्थर बनकर बुद्ध की तरह मोबाइल कान से लगा स्तब्ध बैठी थी। बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर वह स्वर जैसे निर्मल बन रूठ गए थे। मैं जानता हूँ अदिति, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर बस मुझे एक मौका दे दो।
कभी शिकायत ना होगी तुम्हें मुझसे। प्रिशा अभी बहुत छोटी है, उसे पापा के साय की ज़रूरत है। अपने लिए ना सही, प्रिशा के लिए स्वीकार कर लो मुझे। अब कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने ना दूंगा। निखिल की आवाज़ भावनाओं के वेग से नम हो काँप रही थी। अदिति की ज़बान तो तालू से चिपक गई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सोच लो अच्छी तरह से, मैं कल दोपहर 2 बजे तुम्हें फ़ोन करूँगा। कुछ जवाब ना पाकर अपनी बात कह निखिल ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन स्विच ऑफ कर अदिति निढाल हो पलंग पर गिर गई। बहुत कुछ याद आ गया। वह दिन जब उसने निखिल का फ्लैट छोड़ा था, कितनी निराश्रित होकर घर से निकली थी। अपने बिन बाप के बच्चे को इस धरती पर लाने के लिए उसे भी धरती जितना धैर्य रखना पड़ा था। निखिल ने पलटकर भी ना पूछा था कि वह किस हाल में है। अपनी बच्ची के पैदा होने की खबर सुनकर उसके दिल में उसे एक बार देखने की तमन्ना तक ना जागी थी। और आज, लेकिन कितना मन भावन व संपूर्ण था यह प्रस्ताव। सच तो ये है कि निखिल के बाद किसी पुरुष के करीब जाने की चाह ने ही उसके हृदय में कभी जन्म ना लिया। सब कुछ बिखर गया था। एक विश्वास तो था ही, चाहे लिव इन में रह रहे थे, दिल दिमाग में छाया तो निखिल ही रहा था। वह पुरुष नहीं थी कि सब कुछ भुलाकर फिर अपना नया आशियाना बना लेती। और इतना सरल भी नहीं था प्रिशा की जिम्मेदारियों के साथ। आज अगर वह निखिल का प्रस्ताव मान ले तो कितनी अनसुलझी बातें सुलझ जाएगी। प्रिशा को अपने जन्म की जटिल विभीषिका पता भी नहीं चलेगी। उसे अपने पिता का प्यार मिल जाएगा। उसे निखिल का साथ वापस मिल जाएगा, जिसमें उसका सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक जीवन स्थिरता पालेगा। वह विचारों व भावनाओं के अंतर्द्वंद की कश्मकश से उठकर पीछे तकिया लगाकर बैठ गई। लेकिन क्या जवाब देगी अपने अंदर की अदिति को, उस औरत को जिसे कोख में दोनों की गलती कहे या प्यार का फल अकेले लेकर घर से निकलना पड़ा था। और शारीरिक शोषण भले ही ना हो, लेकिन क्या जवाब है उस मानसिक शोषण का निखिल के पास, जिसका फल स्वाभाविक व कुदरती होकर भी सिर्फ उसे ही भुगतना पड़ा था। निखिल उसकी जिद के कारण जिद में आया तो उसने रास्ता बदल लिया। उसका अपनी बेटी के पास वापस आने का मन किया तो पत्नी से नहीं बनी। आखिर कौन सा स्वर्ग पाने की खुशी में रास्ता बदल गया था निखिल। तब बेटी के प्रति कोई मोह न जागा। दोनों के कर्मों की सजा उसे अकेले भुगतती। पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर भी खुद को तैयार भी कर लिया था। अब भविष्य में प्रिशा के सवालों के जवाब देने के लिए। इन सबके बीच निखिल कहाँ था। और बहुत देर हल्के अंधेरे में बैठी विचारों के सागर में गोते लगाती रही। उसकी तंद्रा तब भग हुई जब अलार्म घड़ी ने बजकर सुबह होने की सूचना दी। चौंक कर उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह हो गई थी, पता भी न चला। उसने प्रिशा को उठाकर स्कूल के लिए तैयार किया, उसे छोड़कर आई। आज ऑफिस जाने का मन नहीं था, इसलिए छुट्टी के लिए मेल कर दिया। चाय लेकर बैठी तो अपनी कश्मकश में उलझी उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आंसू तो उस दिन भी छलके थे जिस दिन वह बेसहारा होकर अंधेरे अनजान भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी। लेकिन आज के आंसू मान, स्वाभिमान व आत्मविश्वास के थे। आज निखिल व विभोर दो दो मजबूत सहारे उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे थे। उसका साथ पाने को बेताब थे। उसके मन मस्तिष्क में एक फैसला धीरे धीरे पुख्ता हो रहा था। शायद अगले कुछ घंटों में वह किसी फैसले पर पहुंच पाएगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को संतुष्ट किया और घर के कामों में लग गई। ऑफिस का टाइम शुरू हुए काफ़ी देर हो गई थी। विभोर ऑफिस पहुंच गया होगा। उसे उसकी छुट्टी का पता भी लग गया होगा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। उम्मीद के अनुसार विभोर का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर बजने लगा। वो फ़ोन को बस घूरती ही रही। फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर में बजकर फिर बंद हो जाता। उसके बाद काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं बजा, लेकिन घर की घंटी बज गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। परेशान सा विभोर दरवाजे पर खड़ा था। क्या हुआ तुम्हें? कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। तुमने बीमारी का मेल किया था। मैं तो परेशान हो गया था। सोचा शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, पर तुम तो एकदम ठीक लग रही हो। वह सुनहरे सूट में सजी सवरी अदिति को देखकर आश्चर्य से बोला, तुम्हारा फ़ोन उठा लेती तो तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है कैसे जान पाती। वह मुस्कुराई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जान ही सूख गई थी कि आखिर हुआ क्या है जो इतनी देर से मोबाइल नहीं उठा रही हो। विभोर की टेंशन उसे ठीक देखकर अब गुस्से में परिवर्तित हो गई थी। ऐसा कहीं होता है तो फिर कैसा होता है? अदिति मंद मंद मुस्कुराती चाय बनाने लगी। तुम्हें जरा भी फिक्र है कि मैं किस तरह से भीड़ से हाथापाई करता आ रहा हूँ? तो मत करो ना हाथापाई, मुझे अपने घर ले चलो। अदिति की मुस्कुराती आंखें एकाएक नम हो गई। ये लो गरम गरम चाय पियो। अदिति, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? हतप्रभ सा विभोर बोला। हाँ विभोर,
मकड़ी अपने भूले जाल से बाहर आना चाहती है। क्या तुम सहारा दोगे? अदिति की पलकें भीग गई। बहुत बड़ा फैसला ले रही थी। बहुत कुछ छूट रहा था। सहारा नहीं, सहारा तो कमजोरों को दिया जाता है अदिति। तुम तो मजबूत हो, बस थोड़ा सा बिखर गई हो। समेट लूंगा तुम्हें। वह भाव विहल होकर बोला। तो समेट लो ना, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाऊं। अदिति ने अपना सिर विभोर के कंधे पर रख दिया। विभोर ने परम संतुष्टि, विश्वास व खुशी से अदिति को बाहों में समेट लिया। दोनों की धड़कनें एक हो रही थी। घड़ी में 2 बज रहा था और मोबाइल बज बज कर तूफान खड़ा कर रहा था। आखिर तूफान शांत हो गया। शायद निखिल को भी इस तूफान के बाद के सन्नाटे के कारण का एहसास हो गया था। उत्तर मिल गया था उसे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।